हेलो, हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक जो होने वाला है वो है हाइपरटेंशन यानी कि हाई बीपी। इसे हिंदी में अगर बात करें तो उच्च रक्तचाप भी कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग करने क्या वाले हैं कि इस टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं कि हाइपरटेंशन होता क्या है। ठीक है, इससे कौन कौन से स्टेज होते हैं, फिर अ, इसके कॉजेज़ क्या हैं, किन कारणों से आपको उच्च रक्तचाप यानी कि हाइपरटेंशन की बीमारी हो सकती है, इसके लक्षण क्या क्या दिखते हैं, एंड लास्ट में इसका मैनेजमेंट देखेंगे। तो ये टॉपिक एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कई बार ये लॉन्ग क्वेश्चन में 5 नंबर या 7 नंबर में भी पूछता है, या फिर कई बार शॉर्ट नोट्स में भी पूछ लेता है ना। तो चलिए, आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहें ताकि आपको एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल भी ना छूटे। तो चलिए, सबसे पहले डिफिनीसन की बात कर लेते हैं। तो डिफिनीसन क्या है? तो डिफिनीशन हमारा हाइपरटेंशन का होता है कि अ कंडीशन इन विच द फोर्स ऑफ द ब्लड अगेंस्ट द आर्टरी वॉल्स इज टू हाई, इट इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। यानी कि आपके रक्त के द्वारा, है ना, आर्टरी आर्टरी की दीवारों पर यानी कि आर्टरी वॉल्स पर लगाया गया जो दबाव होता है, प्रेशर होता है, जब वो नॉर्मल से अधिक हो जाता है तो वो आपका हाइपरटेंशन की श्रेणी में आ जाता है, और ये आपका हाइपरटेंशन कहलाता है। हाइपरटेंशन कैन स्ट्रेन द हार्ट, है ना, यह आपके हृदय पर दबाव डालता है, डैमेज ब्लड वेसल्स एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी प्रॉब्लम्स एंड डेथ। यानी कि अगर आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, और तो ये आपके शरीर में कई सारी नई नई बीमारियों को भी जन्म देता है, बहुत सारी बीमारियां के कारण भी होते हैं हाई ब्लड प्रेशर, है ना। और कभी कभी ये डेथ तक की सिचुएशन क्रिएट कर देता है, जैसे कि करता क्या है, आपकी जो ब्लड वेसल्स होती है उस पर नॉर्मल से अधिक जब प्रेशर लगेगा तो ऑब्वियस बात है कहीं कहीं वो फट सकता है, उसमें स्ट्रोक हो जाएगा, तो फिर आपकी डेथ भी हो सकती है ना। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है हाइपरटेंशन कैन स्ट्रेन द हार्ट, यानी कि ये हृदय पर दबाव डालता है, प्रेशर बनाता है। व्हेन द ब्लड पुशेस हार्डर अगेंस्ट द बॉल ऑफ आर्टरीज ब्लड प्रेशर इंक्रीज, यानी कि जैसे ही आपका जो ब्लड है वो आपकी आर्टरीज के बॉल पर पुश करता है, उस पर प्रेशर बनाता है, तो आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। चलिए, अब बात कर लेते हैं। आप लोगों को पता है, हमने अपने ब्लड प्रेशर वाले जो वीडियो है उस पर मैंने बात किया था कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, सिस्टोलिक क्या होता है, डायस्टोलिक क्या है, वो हमने वहाँ पर बता दिया था। लेकिन एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। सिस्टोलिक प्रेशर वो होता है ना, जिसमें आपका जो ब्लड है आपकी जो आर्टरी बॉल्स पर जो प्रेशर लगाती है तो अधिकतम लगाया गया था, है ना। मतलब जो दबाव सबसे अधिकतम होता है आपके आर्टरी वॉल्स पे वो आपका सिस्टोलिक कहलाता है, एंड जो डायस्टोलिक होता है मिनिमम प्रेशर, है ना। आप कह सकते हैं कि आपके ब्लड के द्वारा आपकी आर्टरीज बॉल पर लगाया गया मिनिमम प्रेशर आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाता है। तो यदि अगर आपका बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर 120/80 रहता है ना, हमेशा ध्यान रखिएगा जो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो हमेशा ऊपर लिखा जाता है, एंड जो डायस्टोलिक होता है वो नीचे लिखा जाता है। तो यदि आपका ब्लड प्रेशर 120/80 आता है तो ऑब्वियस सी बात ये आपका नॉर्मल है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 5 का अंतर चलता है, वहाँ वो सारा नॉर्मल माना जाता है, क्योंकि हर एक इंसान का ब्लड प्रेशर अलग अलग होता है, क्योंकि सभी के शरीर की बनावट एक नहीं होती है। कितने लोगों को आप देखिएगा, क्योंकि जो बुक की बातें होती है वो एक जगह होती है, जब आप हॉस्पिटल में जाइएगा वहाँ पेशेंट्स से विजिट मिलिएगा तो आपको पता चलेगा कि ऐसे ऐसे पेशेंट आते हैं जिनका ब्लड प्रेशर 130/90 रहता है, बट वो बिल्कुल कंफर्टेबल रहते हैं, बिल्कुल उनका कोई दिक्कत नहीं होता, वो आराम से आते जाते उठते बैठते खाते, उन्हें कोई दिक्कत महसूस नहीं होती है। तो कभी कभी केस में ये भी देखने को आपको मिलता है। मैंने भी ऐसे कई सारे पेशेंट को डील किए हैं जहाँ पर इस तरह के हाई प्रेशर के साथ मैंने पेशेंट को देखा है, और मैं शॉक हो गया कि ये इतना फिट कैसा है, मतलब बिल्कुल नॉर्मल है उनके लिए और वो सही काम कर रहे हैं, है ना। तो चलिए टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। तो जो अगर आपका ब्लड प्रेशर में सिस्टोलिक प्रेशर 120 से 139 के बीच में आता है, और डायस्टोलिक जो प्रेशर होता है वो 90 से 89 के बीच में आता है, और चूँकि यहाँ पर गैप बहुत कम है, ये 90 नहीं है, ये आपका होगा 80 to 89। जो आपका डायस्टोलिक प्रेशर होगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, 80 से 89 के बीच में अगर आता है, और जो सिस्टोलिक है वो 120 to 139 के बीच में आता है, तो ये आपका प्री हाइपरटेंशन हो जाता है, यानी कि जो हाइपरटेंशन की शुरुआती स्टेज है। और ध्यान देने वाली बात है, अगर आपका सिस्टोलिक प्रेशर 140 से 159 के बीच में आता है, एंड जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो 90 to 99 के बीच में आता है, तो ये आपका हाइपरटेंशन का स्टेज 1 कहलाता है। और इसी तरह से अगर आप आगे चलिएगा तो अगर जिनका सिस्टोलिक प्रेशर 160 से अधिक
और डायस्टोलिक प्रेशर 100 से अधिक हो जाता है तो वो हाइपरटेंशन स्टेज 2 हो जाता है। मतलब हाइपरटेंशन स्टेज 1 एंड स्टेज 2 की जो पेशेंट होते हैं उनका इमीडिएट ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए आपको, सिचुएशन को देख करके उनकी कौन सी साथ में कौन सी बीमारियां हैं उसके बेसिस पर देख करके आपको उसकी मेडिकेशन करनी पड़ती है। एंड अगर किसी किसी का बीपी 180 से अधिक चला जाता है यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर 110 से अधिक जाता है, एबव हो जाता है, तो फिर वो हाइपरटेंशन क्राइसिस की श्रेणी में आ जाती है। ऐसे पेशेंट को इमरजेंसी के रूप से तुरंत जितना जल्दी हो सके ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवानी चाहिए। चलिए अब हम लोग कॉजेज़ देख लेते हैं कि हाइपरटेंशन किन किन कारणों से हो सकता है, या जो हाइपरटेंशन के मरीज है उनका ब्लड प्रेशर किन कारणों की वजह से एलिवेटेड हो जाता है ना। तो इसमें जो कॉजेज़ है उनमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा फैमिली हिस्ट्री, यानी कि आप देखिएगा आपके पेरेंट्स को अगर हाई बीपी रहता हो या ग्रैंड पेरेंट्स को, तो चांसेस है कि हो सकता है कि आपको भी हो जाए। ज़रूरी नहीं कि आपको भी हाई बीपी की प्रॉब्लम है, बट हाँ चांसेस होते हैं। फिर जो आपका सेकंड कॉज है वो ओबेसिटी है, मोटापा है ना। इसी तरह से मेंटल डिस्ट्रेस, आप स्ट्रेस लेते हैं बहुत ज़्यादा तो ये भी एक कॉज हो सकता है। अल्कोहल इंजेक्शन है ना, यानी कि अधिक मात्रा में अल्कोहलिक मटेरियल का आप इंटेक करते हो, आप जैसे कि शराब हो गया या अल्कोहल से बनी कोई चीज़ यूज़ करते हो, तो वो आपके ब्लड प्रेशर को एलिवेटेड करने में हेल्प करता है। टोबाको च्यूइंग है ना, यानी कि तंबाकू खाना, स्मोकिंग, और खासकर यूथ में ये काफ़ी बढ़ रहा है स्मोकिंग करना, तो ऐसे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ये स्मोकिंग हो गया, टोबैको च्यूइंग हो गया, या अल्कोहल से बनी चीज़ों को आप इंटेक कर रहे हो, तो फिर वो आपकी हेल्थ पर बहुत बुरा असर डालेगा और आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने की संभावना अधिक है। और जो सबसे फेमस कॉजेज़ हैं, यूज ऑफ एक्सेस साल्ट, अधिक नमक का प्रयोग करना, NaCl कहीं लिखा रह सकता है आपका, तो इस केस में भी हाइपरटेंशन अधिक बढ़ सकती है। ध्यान रखिएगा कि हाइपरटेंशन के मरीज को कभी भी सलाइन लगाते वक्त आप कोशिश करिएगा कि NS ना लगाएं, क्योंकि जो NS होता है नॉर्मल सलाइन, उसमें आपका सोडियम की मात्रा होती है ना। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। फिर आप एक कॉज हो सकता है डायबिटीज़ मेलाइटस, यानी कि मधुमेह की जो बीमारी होती है, कुशिंग सिंड्रोम। तो कुशिंग सिंड्रोम तब पाया जाता है जब आपके बॉडी काफ़ी ज़्यादा जो कॉर्टिसोल हार्मोन होती है उसको रिलीज़ करता है ना। तो फिर आपका आता है पाइलोनेफ्राइटिस, है ना। तो आपको पता है कि नेफ्राइटिस लगा हुआ लास्ट में ITIS है, तो ये जैसे ही आपका ITIS आ जाएगा तो समझ लीजिएगा कि इन्फ्लामेशन से रिलेटेड बात कर रहा है। तो ये पाइलोनेफ्राइटिस आपका इन्फ्लामेशन ऑफ किडनी, ठीक है। और किडनी का इन्फेक्शन है तो जाहिर सी बात है, और इन्फ्लामेशन है तो इन्फेक्शन भी हो सकता है, उसमें आपका ट्रॉमा की वजह से भी आपको इन्फ्लामेशन देखने को मिल सकता है। और इन्फ्लामेशन के बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं, तो उस वजह से आपको पाइलोनेफ्राइटिस हो जाएगा। और अगर आप में पाइलोनेफ्राइटिस है तो फिर आपका BP एलिवेटेड रहेगा। चलिए सिम्टम्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो जो आपका फर्स्ट सिम्टम है वो है आपका मॉर्निंग ऑक्यूपिटल हेडेक, है ना। तो इसमें आपका जो ब्रेन की पिछला हिस्सा रहेगा बैक साइड की ओर ऑक्यूपिटल रीजन में, उसमें आपको तेज दर्द हो सकता है। फिर आपका आता है बात प्रोटीनूरिया के, ठीक है। तो प्रोटीनूरिया हो क्या मतलब, आपका इसमें यूरिन में आपका प्रोटीन की मात्रा मिलेगी आपको देखने को। जब जैसे ही आप यूरिन पास करिएगा तो उसमें आपको प्रोटीन की मात्रा भी आएगी साथ साथ। तो प्रोटीनूरिया ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि प्रोटीन इन यूरिन तो आल्सो नोन एज प्रोटीनूरिया। तो थर्ड जो आपका पॉइंट है कार्डियक अस्थमा। तो इसमें होता क्या है कि अब जब आपका हार्ट फेल करता है तो उसमें जो सिम्टम्स दिखेंगे वो आपको अस्थमा जैसे सिम्टम्स दिखेंगे, जिसमें आपको खांसी आएगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, जिसे आप कह सकते हैं कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। फिर आपका घरघराहट जैसा आवाज़ आएगा। तो अस्थमा जैसे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे कार्डियक अस्थमा में, जो आपका हार्ट को फेल होने के सिचुएशन में सामने आते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट आपका एपिस्टैक्सिस, यानी कि नोज़ ब्लीडिंग, जिसमें आपके नाक से ब्लड आएंगे। फिर टिनिटस यानी कि रिंगिंग इन ईयर्स, मतलब इसमें आपको कानों में घंटियां बजने जैसी सिचुएशन
का सामना करना पड़ेगा, आपको लगेगा कि कान में घंटी बज रही है। तो ऐसे ऐसे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। फिर 6 पॉइंट आपका फटीग यानी कि इसका एक्सट्रीम टायर्डनेस, आपको बहुत ज़्यादा थकावट देखने को मिलेगी। डिजीनेस, चक्कर आना। ब्लरिंग विजन यानी कि आपको धुंधलापन दिखेगा। फिर ब्रेथलेसनेस, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका हेमेचूरिया यानी कि ब्लड इन यूरिन। ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव यहीं से निकलता है, जैसे कि आपका लिखा रहेगा क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में नोज ब्लीडिंग, तो आपका आ जाएगा आंसर एपिस्टैक्सिस। रिंगिंग इन ईयर्स तो टिनिटस। ब्लड इन यूरिन ऑल्सो नोन एज तो हेमेचूरिया। तो आपका 3 ऑब्जेक्टिव पॉइंट तो यहीं से बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट जो मेरा पॉइंट है वो है एंजिनल पेन। इसमें आपको एक चेस्ट पेन ही है, और ये जो होता है वो आपका हार्ट में सही मात्रा में ब्लड फ्लो नहीं होता, तो आपको एंजिनल पेन होता है, और ये भी एक तरह का चेस्ट पेन ही है। ठीक है, तो चलिए अब इसकी डायग्नोस्टिक देख लेते हैं। डायग्नोस क्या है, इसका पता कैसे लगाएंगे कि आपको हाइपरटेंशन है। तो सबसे फेमस जो एक टॉपिक है हमारा वो है बाई मेजरिंग बीपी। आप मैनुअली मेजर कर सकते हो ब्लड प्रेशर को। फिर आप चेस्ट एक्सरे कर सकते हो कि कहीं चेस्ट में कोई दिक्कत नहीं है। यूरिन टेस्ट से भी आपको पता चल जाएगा। ब्लड टेस्ट भी आप करवा सकते हैं। फिर आपका फिजिकल एग्जामिनेशन, आप फिजिकल किसी की बॉडी को एग्जामिन करके पता लगा सकते हैं, उसमें जो सिम्टम्स दिखेंगे उसके बेसिस पे कि क्या इससे हाई बीपी है या नहीं है। ठीक है, फिर आपका हिस्ट्री कलेक्शन, उसके पास्ट के बारे में जानिए कि उससे क्या क्या उसमें बीमारी थी पहले, तो उससे आपको काफ़ी कुछ आइडिया हो जाएगा। तो चलिए मैनेजमेंट की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको आता है बीटा ब्लॉकर, और बीटा ब्लॉकर में आपका 3 मेडिकेशन लिखा हुआ है, एटिनोलोल, टिमोलोल एंड प्रोपेनॉल। तो ये बीटा ब्लॉकर करता क्या है, तो ये जो बीटा ब्लॉकर है आपके ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है। ठीक है, आपका ब्लड प्रेशर को कम करता है, है नॉर्मल पे लेकर के आता है। इसे हम लोग पूरा नाम रखते हैं तो बीटा एंड्रोजेनिक ब्लॉकिंग एजेंट भी कहते हैं, जो बेसिकली आपके जो इपिनेफ्रिन हार्मोन है, एक हार्मोन हमारे शरीर में होता है इपिनेफ्रिन, तो इस हार्मोन को सेक्रेशन को ये कम करता है, इसके इफेक्ट को कम करता है, और आपका जो ब्लड प्रेशर है उसे नॉर्मली करता है। फिर उसका जो आपका नेक्स्ट मेडिकेशन लिखा हुआ है वो आपका वासोडायलेटर्स। तो ये बेसिकली आपके जो वेन्स होते हैं उन्हें डायलेट करता है, उन्हें जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो सके। और जैसे आपका ब्लड प्रेशर रिड्यूस होकर नॉर्मल आएगा तो फिर आपको जो भी प्रॉब्लम होगी वो धीरे धीरे सही होने लगेगी। तो इसमें आपका जो वासोडायलेटर्स का कंपोजिशन आता है वो नाइट्रेट है, नाइट्रोग्लिसरीन है। देना कैसे, तो 0.15 टू 1.2 mg तक। तो ध्यान रखने वाली बात यह है यहाँ पर कि ये जो जितने भी नाम लिखे हुए हैं ये सारे कंपोजिशन है, ध्यान रखिएगा। ये कोई मेडिसिन का दवाई नाम नहीं है। आप जैसे ही आप कह सकते हैं कि अलग अलग कंपनियाँ आपको देखने को मिलेगी, तो अलग अलग कंपनियों के बेसिस पे अलग अलग दवाई के भी नाम देखने को मिलेंगे। पर ध्यान रखिएगा ये जो कंपोजिशन है ये आपको सब में सेम देखने को मिलेगा, जो भी कंपनी है। और आप जो भी मेडिकेशन ले बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिल्कुल भी ना लें, ये नहीं कि खुद से ही खुद पर ट्राई करने लग गए। चलिए थर्ड है आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। इसके कंपोजिशन की बात कर ले तो इसमें है आपका निफेडेपिन एंड वेरापामिल। ये आपका ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है सेम। अब देना कैसे, तो वो आपके डॉक्टर पे डिपेंड करता है। तो जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है ये आपके सेल्स में और ये आपके हार्ट सेल्स में एंड आर्टरीज में कैल्शियम को एंटर करने से रोकता है। ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो वेन्स होती हैं वो रिलैक्स होती हैं। ये आपके हार्ट एंड आर्टरीज को स्क्वीज करने में यानी कि सिकुड़ने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तो उसे स्क्वीज करने से रोकना है तो फिर आपको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और नेक्स्ट मेडिकेशन की बात कर ले तो एस इनहिबिटर्स हैं, जिसका पूरा नाम होता है एंगिनोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ठीक है, एंगिनोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, इसका पूरा नाम होता है ACE इनहिबिटर्स का। ठीक है, एंगिनोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो इसका यूज आपका हाई बीपी के पेशेंट को ट्रीट करने में किया जाता है। और ये जो एंगिनोटेंसिन एक तरह का सब्सटेंस होता है, ये करता क्या है, बेसिकली आपके बॉडी में जो ब्लड वेसल्स है उसे नैरो बनाता है। तो जाहिर सी बात है जब आपके ब्लड वेसल्स नैरो हो जाएगी तो आपके ब्लड वेसल्स पे लगने वाला प्रेशर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, तो आपका ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है। ठीक है,
तो ये जो एस इनहिबिटर्स होता है ये आपके एंगियोटेंसिन को वेन्स को स्क्वीज करने में, उसे नैरो बनाने में उसे नैरो करने में रोकता है। तो ये जो एंगियोटेंसिन है ये प्रिवेंट करता है उसे आपके वेसल्स को नैरो करने से, है ना। एंड नेक्स्ट आपका ड्यूरेटिक्स, ये बेसिकली करता क्या है ड्यूरेटिक्स, आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन बढ़ा देता है जिससे आपको बार यूरिन पास करना पड़ेगा। चलिए अब साथ ही इसका प्रिवेंशन देख लेते हैं, क्या क्या नहीं करने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। तो प्रिवेंशंस की बात कर लेते हैं, इसमें आपको स्टॉप स्मोकिंग बंद करनी पड़ेगी। स्टॉप अल्कोहल ड्रिंकिंग, आपको किसी भी तरह का अल्कोहलिक सब्सटेंस का इंटेक नहीं करना है। आपको कोई भी तरह का शराब नहीं पीना है या फिर जो भी अल्कोहल से बनी चीज़ है उसका यूज नहीं करना है। फिर आपका रिड्यूस बॉडी वेट, अगर आपका बॉडी वेट नॉर्मल से ज़्यादा है तो फिर आपको उसे कम करना पड़ेगा। लेस यूज ऑफ साल्ट एंड लेस यूज ऑफ फैट फूड, है ना, यानी कि आपको कोई भी बसा ज़्यादा फैटी भोजन नहीं खाना है और सादा भोजन आपको खाना है और नमक का प्रयोग कम करना है। साथ ही आपको रेगुलर एक्सरसाइज जो मस्ट है वो करनी ही चाहिए आपको किसी भी कीमत पे। ये प्रिवेंशन में नहीं है, रेगुलर एक्सरसाइज आपको करनी है। एंड टेक प्रॉपर रेस्ट टेक्निक, आपको कोई भी काम एक लंबे टाइम तक नहीं करना, यानी कि मतलब बैठे हुए तो लंबे टाइम तक बैठे हुए हैं, खड़े हैं तो लंबे टाइम तक खड़े हैं, ऐसा नहीं करना। आपको हर एक काम करते टाइम 20 मिनट बाद आप ब्रेक ले सकते हैं 2 मिनट का आपको, ताकि बॉडी को रेस्ट मिले। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जो भी इसमें कमियां हैं, ऑब्वियस सी बात है बीच में काफ़ी कुछ छूट चुका है तो थोड़ी बहुत आ सकती है, बट कोई नहीं, ये धीरे धीरे वक्त के साथ सुधर जाएगी और सही होती चली जाएगी। एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।